प्रदेश निर्माण को 24 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ की जनता के मन में अभी भी हैं कि ये सब कुछ होना चाहिए था। आजकल भू कानून को लेकर काफ़ी कुछ भू कानून चर्चाओं में है। मौजूदा विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली जी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि नज़दीकी से उत्तराखंड आंदोलन को भी देखा है, उत्तराखंड और ख़ास तौर से देहरादून को भी देखा है और देहरादून की जनता के मन को भी समझते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, इस वक्त प्रदेश के अंदर भू कानून को लेकर काफ़ी कुछ सरकार भी कोशिश कर रही है और इससे पहले भी कोशिश जो है ना की गई है। तो अगर भू कानून प्रदेश के अंदर लग जाता है तो प्रदेश की जनता का हित होगा? कि पहला विषय तो यह है कि जो आजकल चर्चा है और जिसको लेकर लोग आंदोलित हैं भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर, मेरी सरकार ने अपनी मंशा बड़ी स्पष्ट कर दी है, नियत बड़ी साफ है कि हम लोगों की भावनाओं के अनुरूप भू कानून बनाने जा रहे हैं। ये बड़ी नियत साफ है। दूसरा विषय ये है कि भू कानून बनाने की जो बात आ रही है, दरअसल भू कानून यहाँ पर 2003 से पहले से मौजूद है। 2003 में भू कानून आ गया था और नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में हम लोगों ने अपना एक भू कानून बनाया था। उसके बाद 2007 में माननीय खंडूड़ी जी ने उसमें कुछ संशोधन किया और फिर 17-18 में माननीय त्रिवेंद्र जी ने उसमें कुछ और संशोधन किए हैं। तो भू कानून तो मौजूद है, लेकिन उस भू कानून में क्या संशोधन किए जाने हैं, ये जो संशोधन हुए हैं क्या वो हटाने हैं, तो ये एक विषय रहता है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं कि इसमें अभी तक क्या क्या हुआ है, तो 2003 में नारायण दत्त तिवारी जी के समय जो भू कानून आया था उसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि आप जो स्थानीय निकाय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र हैं उनमें आप 500 स्क्वायर मीटर तक भूमि ले सकते हैं आवास बनाने के लिए। लोकल बॉडी क्षेत्र में ये कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा ये था उसमें कि जो कृषि भूमि है वो 12.5 एकड़ की सीलिंग है, उसमें 12.5 एकड़ तक आप ले सकते हैं। तीसरा ये था कि उद्योगों के लिए कोई सीलिंग नहीं है, लेकिन समयबद्धता तय है कि निश्चित समय तक आपको जिस प्रयोजन से आप भूमि लेंगे वो पूरा कर देना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो भूमि कैंसिल हो जाएगी, फिर वापस पूर्व की स्थिति में आ जाएगी, पूर्व की स्थिति आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ का भू कानून 2003 में नारायण दत्त तिवारी जी लेकर आए थे कांग्रेस की सरकार में। उसके बाद माननीय खंडूड़ी जी 2007 में आए। 2007 में जब उनकी सरकार आई तो खंडूड़ी जी ने इसमें एक अमेंडमेंट किया, जो 500 स्क्वायर मीटर भूमि हम ले पाते थे उसको उन्होंने 250 स्क्वायर मीटर कर दिया। हाँ, उसी में आया वो, तो वो बाकी एज इट इज चल रहा है। त्रिवेंद्र जी के समय में ये अंतर आया कि जिस भूमि की परचेज के लिए, उद्योगों के लिए, बाकी कामों के लिए हम सरकार से अनुमति चाहते थे, उसका सरलीकरण हुआ ताकि वो आसानी से उसका उपयोग चेंज हो जाए और वहाँ पर उद्योग लग जाए। उस समय की डिमांड थी क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुआ था और अधिक से अधिक निवेश हम यहाँ करना चाहते, तो उनको एक से पैसेज दे रहे थे कि भाई आप यहाँ पर उद्योग लगा सकें। और जो हमारी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और पलायन एक बड़ा मुद्दा है। तो अगर पहाड़ पर हमको पलायन रोकना है, रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने हैं, तो वह उद्योग भी लगने चाहिए, इको फ्रेंडली उद्योग लगने चाहिए। तो उसको लेकर त्रिवेंद्र जी के समय पर वो थोड़ा सा चेंजेस उसमें, ये अभी तक की स्थिति है। अब लोग सख्त भू कानून मांग रहे हैं, तो एक तो पहले यही तय होना बाकी है कि कितना सख्त होना चाहिए और इसके अलावा उसमें क्या होना चाहिए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि भाई हम जो त्रिवेंद्र जी के समय पर जो अमेंडमेंट हुए थे उसकी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो वापस ले लेंगे, ठीक हो गया। बाकी पर कभी पहले उंगली नहीं उठी, लेकिन अगर उसमें कुछ और करना चाहते हैं तो एक बार पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि वो किस तरह का चाह रहे हैं और क्या उसमें बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि हम कोई बहुत सख्त कदम उठाकर अगर हमने एकदम से बैरियर लगा दिया और हमने एक बार ये तय कर दिया अगर मैं पहाड़ों में कोई ज़मीन नहीं खरीदेगा, बेचेगा नहीं, तो इसके लंबे समय पर क्या इसका प्रभाव आएगा, उसका कहीं नुकसान तो नहीं प्रदेश या वहाँ की जनता को हो जाएगा। ये एक पक्ष रहता है जिस पर सोचने की आवश्यकता भी बाकी है, उस पर विचार किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मंशा बड़ी स्पष्ट है, जब नियत साफ है तो नियम भी बनी जाएंगे कि प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त बेहिसाब हो रही है
और यहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो सांस्कृतिक पहचान पर जो खतरा पैदा हो गया है, उसको लेकर सबकी चिंता है और हमारी भी चिंता है। उसको लेकर भविष्य को देखते हुए क्या बेहतर विकल्प निकल सकते हैं, उस पर विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विचार करने की जरूरत है। लेकिन जो इस वक्त दो संस्थाएं हैं जो इस बात को लेकर आवाज़ उठा रही हैं। एक कहती है कि हिमाचल की तर्ज पर होना चाहिए, एक कहती है कि नहीं होना चाहिए। अब ये जो कशमकश है, इसका एक निचोड़ जनता के हित के लिए क्या हो सकता है? अगर सशक्त हिमाचल की तर्ज पर सख्त वो कानून बनता है तो आगे के लिए जो प्रभाव है वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा? नहीं, इसमें एक हिमाचल सरकार से, हिमाचल के लोगों से भी एक बातचीत होनी चाहिए कि जो कानून वहाँ पर लागू हुआ है उसका उन पर क्या प्रभाव आया है, क्या वो उसमें उनको बेहतर व्यवस्था मिली है या उसमें वो परिवर्तन चाहते हैं। तो हिमाचल लोग बता पाएंगे, हिमाचल लोग बता पाएंगे। हालांकि हिमाचल में भी है कि 500 स्क्वायर मीटर तक भूमि आप सरकार की अनुमति से खरीद सकते हैं। आपको कारण बताने पड़ेंगे किस चीज़ के लिए आपको भूमि चाहिए। इस तरह वहाँ यह है कि भाई कृषि की भूमि सिर्फ हिमाचल ही खरीद सकता है, उसका उपयोग कृषि के रूप में होगा। ये तो हम यहाँ भी कर सकते हैं कि भाई हम अगर भूपयोग चेंज न करें, अगर हम व्यवस्था खत्म कर दे भूपयोग चेंज करने की, कि कृषि की भूमि कृषि के लिए ही ली जा सकेगी, तो फिर व्यवस्था भी लागू हो सकती है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, जो हमारा कानून भी इतना खराब नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कैसे उसको लागू किया जाना है। हिमाचल की तरफ भी है कि भाई सिर्फ हिमाचल ही ले पाएगा, वहाँ ये कहते हैं जो लंबे समय से हिमाचल में वही भूमि खरीद पाएगा, कृषि योग्य भूमि खरीद पाएगा। तो कृषि के लिए प्रतिबंध यहाँ भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। लेकिन जो मेरी चिंता है कि वहाँ की जो भूमि है, जिन लोगों के पास भी थोड़ा बहुत भूमि मौजूद है, एक तो उसकी जो कीमतें हैं, जो उसके एसेट है उस आदमी के, वो डिवेल्युएट नहीं होनी चाहिए, उसको उस पर गिरावट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उस आदमी की तो हैसियत ही कम हो जाएगी। दूसरा, जो वहाँ पर हम उद्योग, जो इको फ्रेंडली उद्योग लगाने की बात करें, जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में हम वहाँ जाने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को वहाँ तक ले जाने की बात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग को वहाँ लाने की बात कर रहे हैं, ये सारी जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये प्रभावित ना हो, ये भी चिंता करनी पड़ेगी। तो ये सारे विषय हमारे सामने हैं। एक वक्त भाजपा की ही सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह सीएम थे। एक बंदोबस्त और चकबंदी को लेके एक शुरुआत करने की एक कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं हो पाई। तो क्या बंदोबस्त या चकबंदी होने से यहाँ की जनता को या फिर यहाँ के किसानों को लाभ मिल सकता है? ये सब चीज़ें देखिए, सबसे पहली भूमि बात तो ये है कि पहाड़ों की जितनी भूमियाँ भी गोल खाते हैं, अभी स्पष्ट ही नहीं है किसकी ज़मीन कहाँ पर है, क्योंकि पीढ़ियाँ चली आई हैं, लेकिन अभी तक वहाँ खातों का निर्धारण नहीं हुआ है। तो बंदोबस्त वहाँ की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा क्या है कि हम बहुत छोटी जोत के लोग हैं, छोटे छोटे खेत हैं और सब अव्यवस्थित हैं, किसी का एक खेत यहाँ तो दूसरा कहीं है, तीसरा कहीं है, तो उसको ये मिसमैनेज है सारा, तो मैनेजेबल नहीं है। तो अगर हम चकबंदी कर पाएंगे तो उसको मैनेज कर पाएंगे। तो चकबंदी, भू प्रबंधन और भू उपयोग, तीन ऐसे फैक्टर हैं जो पहाड़ों में लागू करने की आवश्यकता है। इन तीनों पर, क्योंकि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, इन तीनों पर भी काम होगा, तब जाकर आगे चीज़ें ठीक हो पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जो मुद्दे की बात थी, इस बात को लेकर चिंता है कि जो एक अहम मुद्दा है बंदोबस्त का और चकबंदी का, अगर वो भी साथ में उस पर भी काम किया जाए तो जो एक कृषि भूमि है जो बहुत उपजाऊ है और अभी तक बंजर ही पड़ी हुई है, अगर उस पर काम होता है तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में प्रदेश के लिए खुशहाली का सबब बने। अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।